आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी का जो यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का एग्ज़ाम होना है, इससे रिलेटेड जो पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके पहले एक वीडियो और अपलोड जो पहला वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें आप लोगों ने कहा था कि इसमें 65 क्वेश्चन जैसा कि पेपर पैटर्न है उसके अनुरूप बनाए, लेकिन वो आगे से आगे इसके आगे जो वीडियोज़ आएंगे आपको उसमें 65 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। तो आज का ये जो टॉप 50 के साथ दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाते हैं। एक जैसे कि पंचायत है, अगर उसको भंग कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो उसको कितने समय के अंदर चुनाव को पुनः आयोजित कर लिया जाता है, कितने समय के अंदर करवाया जा सकता है। तो ये करवाया जा सकता है 6 महीने के अंदर। तो पंचायत विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर ये पंचायत भंग होने के बाद ये चुनाव कराया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न में आने की उम्मीद है। इसके पहले जो पहले 50 क्वेश्चन थे वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपको इस वीडियो में भी जो 50 क्वेश्चन है वो भी अच्छे लेवल के देखने के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है। आपने संविधान में पढ़ा होगा जो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से पंचायती राज विषय किस में दिया गया है, किस अनुसूची में दिया गया है। तो पंचायती राज दिया गया है 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद वर्णित किया गया है, और भाग 9 है, संविधान का भाग 9 के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई। ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई। इसमें से पहले कथन पढ़ेंगे सारे। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी के लिए, ये भी ठीक है, ग्राम विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। फिर है ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए, तो ये भी सही है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई, इसके तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनमें से किन राज्यों पर लागू नहीं होती है। अभी आपको बताया भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग दिया गया है संविधान में। इसमें पूछा है किसमें से किन राज्यों पे लागू नहीं होती है। 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसमें लागू नहीं होती है ये पंचायती राज व्यवस्था। और जो राज्य हैं भारत के, ये हैं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 ऐसे भारत के राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसको भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से कौन सी नहीं है। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, न्यायिक समीक्षा या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से नहीं है। ठीक है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन तो करती ही है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी निवारण ये करती है, कार्यान्वयन करती है, और स्थानीय कल्याण कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम जो कल्याण से संबंधित हैं और विकास से संबंधित है, ये पंचायती राज व्यवस्था तो करती है, लेकिन न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। ये जो न्याय शासन प्रशासन है इसके पास है, तो न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति का अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकरण किसको होता है या किसके पास होता है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है। तो पंचायती व्यवस्था राज्य से संबंधित है, तो राज्य के गवर्नर, मतलब राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
राज्यपाल द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 243 जे में है, सॉरी जे में नहीं, आई में है, 243 आई में है। देख लेंगे एक बार, अभी नीचे चार्ट भी आएगा, या इसके पहले वाले आपको चार्ट में बताया था, शायद 243 आई ही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल डैश की तारीख से 5 वर्षों के लिए होगा। तो किस तारीख से 5, जो पंचायत होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक तो होता ही है, लेकिन किस तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होगा? चुनाव परिणाम की घोषणा के तक, या उसकी पहली बैठक से, या निर्वाचित सदस्यों द्वारा की शपथ लेने से, या पंचायत चुनाव के संचालन के लिए अधिसूचना जारी होने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी जो पहली बैठक होती है उसकी पहली बैठक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली बैठक से तिथि शुरू होती है और कब तक? अगले 5 वर्षों तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होती है? ग्राम सभा की जो तत्काल तत्काल तो नहीं होगा इसमें, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है? तो ये 3 दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 दिवस। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज विद्रोहियों पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो ये अशोक मेहता समिति थी, जो कि 2 स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 स्तरीय, जो कि अब मतलब अब क्या, ये तो लागू ही नहीं है, जो वर्तमान में चलती है किस समिति पर आधारित है? त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति है, पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के पर आधारित है। और ये 1957 में आई थी, और ये 1977 में आई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन एक डैश है। तो जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, और ये भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, उसमें ही अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित अनुच्छेद बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी ऊपर आया था, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा उस आयोग का गठन किया जाता है, तो ये राज्य से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया था। जो पहली पंचायती राज प्रणाली थी, उद्घाटन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, और पहली बार कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरी बार आंध्र प्रदेश में किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। और इसमें पूछ रहा है प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? निम्न में से कौन सा, मतलब जो कर दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत, ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि जल कर होता है, और होल्डिंग कर होता है, स्वच्छता कर, स्ट्रीट लाइट कर, इस प्रकार के कर, प्रकाश कर भी लगा सकती है। तो इसमें पूछ रहा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, तो भूमि कर भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, भूमि कर, क्योंकि आय और बिक्री संपत्ति ये सब केंद्र सरकार के प्रकार होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और सौंपी जाने वाली फीसों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ये राज्य पर आधारित है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा ही किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। और ठीक है, इसका राइट आंसर राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन ये जो पंचायतें होती है, पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जो समीक्षा होती है उसके लिए किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, राज्य वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों को वर्णित करता है? पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति का विवरण अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 एच है, एच में बताया गया है कर से संबंधित प्रावधान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
इसका ए करेक्ट हो जाएगा 243H। 243D में क्या है? अच्छा, तो इसमें पंचायतों में जो सीटों का आरक्षण दिया गया है, सीटों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 243D। और अनुच्छेद 43A में क्या है? तो इसमें ग्राम सभा का गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 इसमें पंचायती राज और विकेंद्रीकृत शासन से जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं, पंचायती राज से संबंधित। फिर उसके आगे सेक्शन में बटे हुए हैं 243 से 243O तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क मतलब कौन सा कर या शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं? तो अभी आपको बताया था कुछ प्रकार के शुल्क हैं। इसमें से ऑप्शन पहले देखेंगे, स्ट्रीट लाइट के लिए कर, ठीक है। और आयकर, आयकर तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित मतलब लगाया जाता है। और जलापूर्ति कर, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से 1 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 3, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 3 कौन कौन सा है? स्ट्रीट लाइट के लिए जो होल्डिंग कर्स होता है और जलापूर्ति कर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां, निम्न में से प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम आयोग जो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, 1951 में। और प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी नियोगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, केसी नियोगी। और जो वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं और सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के खातों के रख रखाव और लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है राज्य विधायिका के पास, जो विधानमंडल राज्य विधायिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य से संबंधित है। और ये अनुच्छेद 243 जे में बताया गया है, जो ऊपर बता दिया था गलती से, वो 243 आई था, ये 243 जे में बताया गया है, जो पंचायतों के खातों का रख रखाव और लेखा परीक्षा संबंधी अनुच्छेद किसमें है? 243 जे में दिए गए हैं। और राज्य विधायिका के अंतर्गत राज्य का एक विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों और लेखा जो उसके लेखा जोखा होते हैं उनका रख रखाव तथा उनके परीक्षा के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। पर्यवेक्षा, परीक्षा नहीं सॉरी, पर्यवेक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आरजीपीएसए का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? आरजीपीएसए क्या है? ये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान है। तो इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को वित्त पोषित करके, या ग्राम पंचायतों को लैपटॉप उपलब्ध कराकर, या ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर, या पंचायत भवनों का निर्माण कर कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, तो पंचायत भवनों का निर्माण कर कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। और पंचायती राज संस्थाओं जो पीआरआई है को इसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये कार्यान्वित एक योजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें काफ़ी सारे कार्य हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचों का विकास करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, उसकी कार्य प्रणाली या कार्यतंत्र को मजबूत करना, प्रशिक्षण देकर। ये सब चीज़ें हैं किसमें? आरजीपीएस से जो बताया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, उसके अंतर्गत जो ऑप्शन में था ये पंचायत भवन का निर्माण करके। ये जो सारे ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ये था ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों का सही पदानुक्रम क्या है? जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य जो भारत में होने वाले प्रत्येक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को कानून रूप से उसका संयोजित करना या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये अनिवार्य होता है। और इसमें पूछ रहा है सही पदानुक्रम क्या है। यदि इसमें जैसे ABCD में नीचे दिया गया है, ये 1 2 लिख दिया गया है, यदि इसको A B C और D लिख दिया जाए, तो अब इसको किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे? तो इसको पहले तो करेगा मतलब कि जिसके अंडर में होता है केंद्र सरकार के अंडर में, जैसे कि रजिस्ट्रार जनरल भारत, तो ए हो जाएगा। फिर होता है मुख्य रजिस्ट्रार। जो मुख्य रजिस्ट्रार होता है ये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा
नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार एक राज्य स्तर का अधिकारी होता है, राज्य स्तर पर। तो फिर हो जाएगा डी। फिर है सी। सी में क्या है, जिला स्तर, जिला उसके बाद राज्य के बाद फिर जिला स्तर पर इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिला स्तर पर होता है, जिला रजिस्ट्रार द्वारा। फिर इसमें लास्ट में दिया गया है बी, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या, ये जैसे कि जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका या ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, उसके उसके स्तर पर रहती है, उसके अंडर तक रहती है। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति ये स्थानीय स्तर पर जो की जाती है, रजिस्ट्रार। तो उसमें यदि सही पदानुक्रम देखा जाएगा तो पहले ए रजिस्ट्रार जनरल भारत, फिर हो जाएगा मुख्य रजिस्ट्रार। मुख्य रजिस्ट्रार जो कि राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर होता है, फिर होता है जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार जो कि नगर पालिका या ग्राम पंचायत के अंडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018 से 2019 के मध्य। क्योंकि अभी आगे इसमें और भी पंचायत नहीं, मतलब ये जो योजनाएं हैं, ये जो योजनाओं के वर्ष होते हैं, ये थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करिएगा, जो आपका नोट डाउन, जहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पर एक एक लाइन में आप योजना का नाम लिखिए, डैश लगा के उसका संवर्ष लिख दीजिए। कम से कम आप इस प्रकार का परीक्षा देने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 ये योजनाएं जो कि ग्रामीण से संबंधित है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये ऐसे एक बार देखने से नहीं याद होगी। जैसे भी कोई योजना आ रही है क्वेश्चनों में या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वन वर्ड में उस योजना का नाम और उसका संवर्ष जरूर लिखिए। और उसको जब 3 से 4 बार पढ़ेंगे पलटेंगे तभी याद हो पाएगी। एक बार देखने पे योजना कोई नहीं याद होगी, क्योंकि सभी के संवर्ष होते हैं और कितना ही संवर्ष याद किया जा सकेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। ये कब आई थी, शुरुआत की गई थी 2018 से 19 के मध्य। और अभी आगे देखेंगे तो और योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये 12 अप्रैल सन 2005। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ये भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ना, तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें सहायक जैसे कि नर्स होते हैं, चिकित्सा अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञों की भर्ती कराना, उनका प्रशिक्षण कराना, उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अ, विकास करना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत की गई इसकी? 12 अप्रैल सन 2005। स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यहाँ अभियान है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ कब किया गया? फिर देखिए अभी बता रहे हैं ना, इसको जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कम से कम 6 से 7 इस प्रकार की योजनाएं हैं। याद रखेंगे वन वर्ड में, जैसा कि बताया अभी ऊपर, उस प्रकार से ही आपको याद हो पाएंगी। तो जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्राम स्वराज अभियान शुभारंभ किया गया। इसका सारी ही पंचायतों से रिलेटेड है, बस समय समय पर नई नई अपडेट के हिसाब से काफ़ी सारी योजनाएं आती गई। फिर अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसका भूमि विवादों की जांच करना। ठीक है, ये भी उसका उद्देश्य है। इसमें 16 अंक का एक डिजिट यूनिकोड दिया जाता है, उससे ही संबंधित है लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली। लोगों को धोखे, उसके जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर होता है ना, उस प्रकार से कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। नंबर के अकॉर्डिंग ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसमें भूमि विवादों की जांच करना, ठीक है, लोगों को धोखेबाज के जाल में फंसने से बचाना, ये भी ठीक है, विवादित भूमि की नकल रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना 2022 में शुरू की गई थी और 2070 तक शुद्ध शून्य जो
उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन, इसको प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और ये कब शुरुआत की गई? 2022 से। क्या नाम है? ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? निर्मल ग्राम जो पुरस्कार योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए जो प्रयास होते हैं उनको मान्यता देने से है, जिन्होंने जैसे अपने कार्य क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का जैसे कोई योगदान दिया है, जैसे कि स्वच्छ से संबंधित कह सकते हैं, स्वच्छ गांव मिशन या खुले में शौच मुक्त, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं निर्मल ग्राम से संबंधित, उसको पुरस्कार योजना से संबोधित किया गया। ये कब, इसमें पूछा शुरुआत कब की गई? 2003, अक्टूबर 2003। आप 2003 सिर्फ याद रख लेंगे, अक्टूबर 2003 में। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई। भारत निर्माण योजना की शुरुआत दिसंबर 2005 से, दिसंबर 2005। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2005। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित है, और इसमें जैसे बुनियादी कह सकते हैं, सड़क हो गया, आवास, जल आपूर्ति या सिंचाई, तकनीकी और विद्युतीकरण क्षेत्रों में मतलब विकास, भारत निर्माण योजना की शुरुआत में सभी कुछ आ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण और विकास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2005 में शुरू की गई। फिर अगला क्वेश्चन है, जल जीवन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? ये लक्ष्य रखा गया था 2024 तक, लेकिन हाल ही में अभी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, तो इसको बढ़ाकर इसका वर्ष कर दिया गया है 2026। ऑप्शन नंबर फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 2024 सही है, लेकिन यदि 2024 ना देकर 26 दे जाएगा तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, इस जो लक्ष्य रखा गया था इसको हासिल करने में देरी हो गई, तो फिर 2026 तक आगे कर दिया गया। ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को एक आयुष्मान कार्ड बनाने पर सरकार कितने रुपए देती है? तो अब 50 रुपए देती है, अभी तक 30 रुपए था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50 रुपए। और ये आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है, इसमें 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर किया जाता है। और ये योजना जो पीएम जन आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत, ये पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में, इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री जी द्वारा झारखंड रांची से की गई थी। जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसी के अंतर्गत जो हेल्थ कवर कार्ड बनाया जाता है, आयुष्मान कार्ड, उससे ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत इसमें 8,000 रुपये की, 8,000 नहीं सॉरी 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और ये धनराशि प्रति वर्ष में 2-2 हज़ार की धनराशि 3 समान किस्तों पे दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, 6,000, टोटल 6,000 और 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों पे दी जाती है। और जो पीएम किसान सम्मान योजना है, इसकी शुरुआत भी याद रखेंगे 24 फरवरी 2019 से की गई। 24 फरवरी 2019 से पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की कार्यान्वयन एजेंसी है, किसके अंतर्गत कार्य करती है ये? तो ये करती है पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। और ये बजट जब 2016-17 में आया था, तो उसमें सतत विकास को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और निर्माण के लिए ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। आप याद रख सकते हैं 16-17 में। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2015 कब पारित किया गया? जो मनरेगा है ना, मनरेगा जिसमें मजदूरों को 100 दिनों की वारंटीकृत एक मजदूरी रोजगार देने से संबंधित है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे पूछा कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था अगस्त 2005। अधिनियम कब पारित किया गया? अगस्त 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? वित्तीय तकनीकी की वित्तीय मदद से, और ऑप्शन पहला है तकनीकी की मदद से, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा,
तकनीकी जैसे कि डिजिटल साक्षरता करके वित्तीय मदद कही जाए तो सरकारी फंडिंग के माध्यम से, वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जो पंचायतों को आधुनिक और डेवलप आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, तकनीकी मदद और वित्तीय मदद से, दोनों ही सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि जिसकी पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करनी है के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? ग्राम प्रधान या लेखपाल या सहायक विकास अधिकारी या पंचायत सचिव। इसके जिम्मेदार होता है पंचायत सचिव। जो आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, इसमें जो सचिव का किरदार जो निभाया है जीतू भैया ने, वही वाला कार्य है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव का क्या कार्य होता है? तो ये जो पंचायत के कार्यालय से जुड़ी जितनी भी चीज़ें या रिकॉर्ड होती हैं, उनके लिए जो राज्य सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, पंचायत सचिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, वीपीओ, तो वो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और योजनाओं को लागू करवाता है। और जो पंचायत का कार्यालय से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं, ये कौन करता है? पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में पूर्व में हुई बैठक में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत करता है? ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है ग्राम पंचायत अधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? तो अभी आपको बताया था, जो पंचायत सचिव होता है वो पंचायत के कार्यालय से जुड़े कार्य देखता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, वो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और योजनाओं को लागू कराने से संबंधित कार्य देखता है। इसमें पूछा है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? तो ये मदद करता है खंड विकास अधिकारी, जो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? खंड विकास अधिकारी। और जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है ब्लॉक स्तर पर। और जो भी बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी बताया, वो ग्राम स्तर पर होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इस प्रकार याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान कौन देता है? एक आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, सफाई कर्मचारी, सभी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी का योगदान रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है? तो स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए 5 स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है, 5 स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन से वो स्तंभ देखेंगे? इसमें बुनियादी श्रेणियों में रहते हैं रेट्रोफिटिंग होता है पुरानी चीज़ों को अपडेट करने से रिलेटेड, और पुनर्विकास, हरित क्षेत्र, ई पैन या इलेक्ट्रॉनिक योजनाएं, आजीविका, ये 5 स्तंभ हैं। और वर्ष 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का एक गांव है धनोरा, उसको स्मार्ट विलेज के रूप में गोद लिया था, और धनोरा खुले में शौच से मुक्त पहला गांव बना था। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है? इन 5 स्तंभों पर स्मार्ट विलेज का वर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? अभी आपको बताया, जो लेखा जोखा का काम होता है, ये कौन करता है? पंचायत सचिव करता है। मुख्य होता है ग्राम विकास सचिव, और इनके कार्यों में उसकी सहायता के लिए जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंचायत सचिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे, कथन पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है और जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है, सही है। फिर है अगला, यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका निर्वाचन नहीं होता है बल्कि ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कथन यहाँ क्वेश्चन में होगा, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के सचिव के कथन में कौन सा कथन सही है ग्राम सभा के सचिव के संबंध में? तो क्योंकि ये ग्राम सचिव से सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर है, बैठक बुलाने और कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए सचिव जिम्मेदार होता है। अभी आपको बताया, लेखा जोखा का काम सचिव करता है, बैठक बुलाने का भी।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कार्य जो है ग्राम सभा का सचिव के से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर पंचायतों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? आत्मनिर्भर पंचायतों के लिए स्वनिधि, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन। आत्मनिर्भर पंचायत के लिए ये सभी चीजें जरूरी है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? तो ये पंचायती राज जो विभाग है 1948 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज्य की अवधारणा की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? जो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है ये किस पर आधारित है, किस समिति पर? बलवंत राय मेहता समिति पर। त्रिस्तरीय है ना, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसका अधिकारी बीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। ब्लॉक स्तर दूसरा होता है ब्लॉक स्तर, ब्लॉक मतलब खंड, उसमें पंचायत समिति में अध्यक्ष कौन होता है? बीडीओ जो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 से चल रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें पूछा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 33%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की जो संख्या होती है ये होती है 1/5वां भाग, सदस्यों की संख्या का 1/5वां भाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा हेतु जो पंचायत मित्र योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? पंचायत मित्र योजना, इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2006 में। इसमें ऑप्शन में नहीं है और ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2006 में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा जुलाई 2006, अलग से याद रख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत की जो शुरुआत की गई थी योजना की, ये की गई थी 2018 में, जो नगर निकाय में रहने वाले लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2018। और कोशिश ये करेंगे कि ये जितनी भी योजनाएं हैं ये पंचायती से रिलेटेड, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जिसमें कम से कम 20 से 30 या 25 से 30 सभी इंपॉर्टेंट योजनाओं को रखा जाएगा, वो आगे बना दिया जाएगा वीडियो। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ये वाला करेक्ट है। फिर है, सरपंच का पद वंशानुगत होता है। क्या अब वर्तमान में कोई भी पद वंशानुगत है? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरपंच का जो पद है ये वंशानुगत नहीं होता है, ये भी आम चुनाव के तरीके होता है, तो ये अलग गलत हो जाएगा। फिर है, ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं कि उनके वार्ड को पंच के रूप में जाना जाता है, तो इसमें पहला और तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पढ़ेंगे पहले सारे कथनों को। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य विधायक के राज्य स्तर पर होती हैं, राज्य विधायक के राज्य स्तर पर होती हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के जो कार्य और शक्तियां होती हैं ग्राम स्तर पर उसी प्रकार निर्भर है जिस प्रकार राज्य विधायिका के राज्य स्तर पर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अभी कितनी बार राज्यपाल, राज्य विधायिका, राज्य वित्त आयोग ये सब पढ़ रहे हैं, तो पंचायत का जहाँ भी नाम आएगा ये केंद्र सरकार पर इनका शक्तियों का निर्धारण नहीं होता है, ये किस पर होता है? राज्य सरकार पर निर्धारित होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा जो सत्य नहीं होगा। अच्छा, तीसरा भी पढ़ ले, यह एक ग्राम स्तर की सभा है
यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा क्योंकि ये ग्राम स्तर की सभा होती है, इसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी जो पंजीकृत मतदाता हैं ये सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी भी हो सकता है लेकिन डी नहीं होगा क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही गलत है और इसमें 2 और 3 दोनों दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी कथन सत्य नहीं है। लास्ट में एक क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और भी है। ये 49 क्वेश्चन था, हाँ 49 क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन एक और है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज संबंधित है, इसमें 1 2 3 करके दिए हुए, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। ML सिंघवी समिति भी, जिसमें पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी ठीक है। गॉडगिल समिति भी पंचायती राज से संबंधित है और JVK राव समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4। सभी जो समितियां हैं ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे देखेंगे जो सारी समितियां हैं इससे रिलेटेड देख लेंगे वन वर्ड में। JVK राय समिति जो है ये जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्था होनी चाहिए, इससे संबंधित है। ML जो LM सिंघवी समिति है इसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। गॉडगिल समिति ये पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इससे संबंधित है गॉडगिल समिति, ये भी याद रखेंगे 1988 से। फिर है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में वर्ष मतलब में बनी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं की ये 2 स्तरीय प्रणाली थी, आपको पता ही है। जो बलवंत राय मेहता समिति है वर्तमान में प्रचलित है त्रिस्तरीय, जो कि ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर, ये 1957 से चल रही है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सी पंचायती राज से संबंधित, तो ये सभी हैं और सभी का आपने छोटा छोटा प्रकार देख लिया। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है? 7 दिवस, 15 दिवस या तत्काल या 3 दिवस? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और यूपी जीके कोशिश की जा रही है कि यूपी जीके जो इस एग्ज़ाम में यूपी जीके पूछी जा रही है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखने को मिले। जैसा इसके आपको वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जो VPO का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें जो यूपी जीके आएगा उससे संबंधित सारे टॉपिक वाइज यूपी जीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।